आज़ादी के बाद सरकारें बनी हैं, इस देश के सरकारों ने भीमा कोरेगांव के इतिहास को सिलेबस में अगर डाली होती तो मुझे लगता है कि इस देश के बच्चा बच्चा भीमा कोरेगांव के इतिहास जान जाता। और जो 1 जनवरी 1818 को जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध हुआ था गुलामों को स्वतंत्र करने का एक वो युद्ध था, और उसमें गुलामों के गुलाम सफल हो गए थे। तो और ये इतिहास इसलिए दबाया जाता है क्योंकि लिखने का काम, इतिहास लिखने का काम, और उसके बाद जो है कि धीरे धीरे ये जो षड्यंत्रकारी मनुवाद के जो वेद ग्रंथ है, इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये जो वर्ण व्यवस्था तैयार किया, और उसके बाद उस वर्ण व्यवस्था के बाद जो है कि शूद्रों में भी जातियां बना दी, और वो जातियां जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज़। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, अभी महाराजा स्टेडियम में है बेतिया में, और यहाँ पे भीमा कोरेगांव का प्रोग्राम रखा गया था जो शौर्य दिवस मनाया जाता है आज 1 तारीख को। 31 दिसंबर 1817 ईस्वी को यह भीमा कोरेगांव के नदी के किनारे यह भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था, जो 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवा सैनिकों को गाजर मुड़ी की तरह कत्लेआम करने का काम किया था। और यह प्रोग्राम आज बेतिया से जो महाराजा स्टेडियम में लगभग कई सालों से हो रहा है, हमें पता नहीं है। हम सर से जानेंगे कि आखिर में कितने दिनों से ये प्रोग्राम चला रहे हैं और कैसे पता चला, हम सर से जानेंगे। जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैनर लगा हुआ है, बहुजन महासभा के द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है, और ये प्रोग्राम का आयोजित जो किए हैं रवि सर हैं, और इनसे हम जानेंगे कि आखिर में यह प्रोग्राम कितना दिन से चल रहा है और कब इनको पता चला कि जो 28,000 पेशवा सैनिकों को मात्र 500 महार सैनिकों ने कत्लेआम करने का काम किया। जो शौर्य गाथा, जो 500 महार शूरवीरों का शौर्य गाथा कहीं न कहीं जो इतिहास में छुपाया गया, वो इनको कब पता चला और कब बेतिया में ये सारे लोगों के बीच रखने का काम किए, कब से कर रहे हैं, ये सबसे हम जानेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। जी, ये चीज़ पहली बात तो मैं मीडिया के माध्यम से आप सबों को बताना चाहता हूँ कि पिछले 70-75 वर्षों से जो आज़ादी के बाद सरकारें बनी हैं, इस देश के सरकारों ने भीमा कोरेगांव के इतिहास को सिलेबस में अगर डाली होती तो मुझे लगता है कि इस देश के बच्चा बच्चा भीमा कोरेगांव के इतिहास जान जाता। भीमा कोरेगांव के इतिहास में हमें उठकर फिर से जिंदा होने का एक जज्बा है, स्रोत है, और हमको ये बात समझ में आई जब भीमा कोरेगांव में 2018 में लोग वहाँ इकट्ठा हुए, तो मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत देश के सभी गांवों में है। तो हम लोगों ने अपनी समझ दिखाई और इस तरह की रणनीति बनाया, और बेतिया के इस स्टेडियम को हम लोगों ने चुना, और ये महारों के जो शौर्य और पराक्रम का जो प्रतीक है, हम लोगों ने इसे महार स्टेडियम भी कहा। अभी जो हम लोगों को ये बात समझ में आई, ये 5वीं साल है कि जो हम लोग बहुजन समाज के लोगों को प्रेरित करके ये पराक्रम मेला का आयोजन कर रहे हैं, और अगला हम लोगों का योजना है कि पूरे देश के गांव-गांव बनेगा भीमा कोरेगांव। हम लोग भीमा कोरेगांव के विचारों को प्रत्येक जन जन तक बहुजन समाज के लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, और उसका मजबूत माध्यम है कि हम लोग उसके लिए मेला लगाते हैं, और आने वाले समय में बिहार के सभी जिलों में, अनुमंडल मुख्यालयों में, प्रखंड मुख्यालयों में इसका आयोजन होगा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बहुजन महासभा के संस्थापक सर है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर में अपना नाम पूछ लेंगे। कहीं ना कहीं ये जो बेतिया का स्टेडियम है,
यहाँ पे प्रोग्राम अगर हो रहा है तो सर का बहुत बड़ा योगदान है। सर मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय कीजिए। मेरा नाम दत्ता सरमोल है, मैं भी दिल्ली रहता हूँ, ये मेरा परिचय है। सर हम आपसे जानेंगे कि आखिर में ये बहुजन महासभा जो बनाए आप, बहुजन महासभा बना करके और लोगों को बीच जो भीमा कोरे गांव का इतिहास रखने का काम कर रहे हैं, जो 500 महार सैनिकों का कहीं न कहीं वीरता है, और ये इतिहास 200 साल तक ऐसे जहाँ तक हमें पता है कि बाबा साहब पहली बार अगर जो देखा जाए तो 500 महार सैनिकों का जो सूरवीर गाथा था वो बाबा साहब को पता चला, और बाबा साहब प्रति साल 1 तारीख को भीमा कोरे गाँव जाने का काम करते थे और जाकर के उनको 500 महार सैनिकों को सलामी देते थे। और उसके बाद ये जो इतिहास जो कहीं ना कहीं 200 साल तक के जो छुपाया गया बाबा साहब के पहले भी और बाद भी, बाबा साहब के बाद कोई लोग जानते नहीं थे। अगर बामसेफ के द्वारा अगर जो भीमा कोरे गाँव का जैसे सर बताए कि 18 में अगर नहीं होता लड़ाई तो शायद हम लोग को पता नहीं चलता और हम लोग एक दूसरे के बीच नहीं रख पाते। तो हम आपसे जानेंगे कि आखिर में ये जो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच बताने का काम कर रहे हैं भीमा कोरे गाँव का इतिहास, तो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या इस पे एक्शन ले रहे हैं? देखिए, ये जो भीमा कोरे गाँव का जो संघर्ष युद्ध है, ये दरअसल देश की पहला आज़ादी की लड़ाई है, देश की पहले आज़ादी की लड़ाई। लोग कहते हैं कि 1947 में आज़ादी की पहली लड़ाई हुई, तो वो जो लड़ाई थी गुलामों को गुलामी से स्वतंत्र करने की थी। और जो 1 जनवरी 1818 को जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध हुआ था गुलामों को स्वतंत्र करने का एक वो युद्ध था, और उसमें गुलामों के गुलाम सफल हो गए थे। तो और ये इतिहास इसलिए दबाया जाता है क्योंकि लिखने का काम, इतिहास लिखने का काम आर्य जाति के लोगों ने किया, और आर्य जाति के लोग सारा का सारा इतिहास झूठा लिख रहे हैं, और जो उनके मान सम्मान के लिए खतरनाक है उसको छुपा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर पूरे ज्ञान विज्ञान के ज्ञाता थे, इतिहास के ज्ञाता थे, सब कुछ ज्ञाता थे, उनके दिमाग में आने से नहीं बचा। तब उन्होंने 1 जनवरी को वहाँ भीमा कोरे गाँव में जाकर सलामी देना शुरू किया। जब बाबा साहब अम्बेडकर ये काम करने लगे तो एक स्वाभाविक ही है कि पूरे देश में इसका उबाल आया। अब हम लोग जो ये कर रहे हैं भीमा कोरे गाँव, ये जरूरी नहीं कि हम ही कर रहे हैं, अन्य भिन्न भिन्न पद्धति से, भिन्न भिन्न तरीके से अन्य राज्यों में भी, छोटे छोटे गाँवों में भी हो रहा है। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं वो उन लोगों से भिन्न है। वो लोग केवल सभा लगाते हैं, और हम लोग यहाँ चाहते हैं कि युद्ध की जो पूरी झांकी है, युद्ध की जो पूरी झांकी है, वो युद्ध की झांकी दिखाई जाए। लोगों को युद्ध का जज्बा भी पैदा होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, भाई संविधान का रक्षा आपको करनी पड़ेगी, लोकतंत्र की रक्षा करनी पड़ेगी, और लोकतंत्र पर खतरा आएगा तब क्या करेंगे? तब करेंगे क्या? युद्ध की तैयारी। आज ही से हमारे लोगों को हमें वीर बनाना है, ये लोकतंत्र की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है, पाकिस्तान से भी रक्षा करनी है, चीन से भी रक्षा करनी है। तो फिर ऐसे समय में अगर अचानक आएगा तो क्या हम युद्ध में जाएंगे? नहीं जाएंगे। पहले से तैयार हो। तो देश की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम लोग ये जो नया एक परंपरा बना रहे हैं, झांकी की, लाठी भाला तलवार, यहाँ तक कि कोई राज्य में तो बंदूकों का भी प्रदर्शन हो रहा है, तो वो भी हम लोग करेंगे। ये है प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक बनना है पहले, क्योंकि अपनी रक्षा स्वयं करनी है, और प्रत्येक व्यक्ति सैनिक बनेगा तो युद्ध के समय में पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ अगर कुछ हो जाए तो उस समय युद्ध के लिए भी हमारे लोग पूरे कूद पड़ेंगे। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था ना, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर का जो जमाना था, उस समय युद्ध चल रहा था, और अंग्रेज उस समय से बाबा साहब जी थे, और अंग्रेजों को मदद करने के लिए भारत के बाबा साहब को अंग्रेजों ने कहा कि हमें सेना चाहिए, सेना में भर्ती करवाइए। गांधी जी ने कहा कि कोई सेना में नहीं, पूरा मरने के डर से।
बाबा साहब ने घोषणा की और सारे लोग वहाँ के जो महान कम्युनिटी के लोग हैं वो सेना में शामिल हो गए। वहाँ महार बटालियन पहली बार बना और विश्व युद्ध जीता गया। तो हम लोग मूलतः शूरवीर खानदान के हैं। दरअसल हम ही क्षत्रिय है, लेकिन हम अपने को क्षत्रिय क्यों कहेंगे, वीर है, हम लोग शूरवीर है। और शूरवीर हम लोग पहले से रहे और इतने शूरवीर रहे हैं कि हम लोगों ने अफगानिस्तान, ईरान, इराक को भी देश में मिलाया था तलवार की बदौलत। लेकिन कुछ मिस्टेक है हमारी, इसके कारण और जो है कि पतन हुआ हमारा, इसकी भी समीक्षा हो रही है और ये पुनरुद्धार की परंपरा हमने चालू कर दी है। तो इसके लिए हम इसका एक ही मकसद है हमारा कि हम लोग बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले शांतिप्रिय विज्ञान तर्कवादी लोग जरूर है, लेकिन युद्ध का मुकाबला पड़ जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सबसे आगे होंगे। आखिर में आप जो बता रहे हैं ये 500 महार का था, तो कहीं न कहीं जो 1818 ईस्वी की जो कहानी है, क्या उस समय सिर्फ जो महार सैनिक थे तो सिर्फ क्या अपने लिए लड़े, क्या सिर्फ शेड्यूल कास्ट के जो चमार जाति जो महाराष्ट्र में महार कहे जाते हैं, जो अदर कंट्री में चमार कहे जाते हैं, तो क्या अपने लिए सिर्फ लड़े, क्या शेड्यूल कास्ट के लोगों के गले में कटिया और पीछे झाड़ू था या अदर लोगों को भी था? देखिए, ये लड़ने की बात है तो सेना जब बन गई तो सेना व्यक्तिगत समस्या के लिए तो लड़ेगी नहीं, वो सामाजिक समस्या के लिए लड़ेगी। उस समय पेशवा का राज्य था, उस पेशवा के राज्य में वहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोगों के गले में हंडी, कमर में झाड़ू लटकाया था और ये लोग लड़ाकू पहले से थे और एक अवसर का इंतजार में थे कि मौका कैसे मिलता है। तो अंग्रेजों को पूरा देश के एक एक राज्य को जीतना था, जीत रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र अधूरा रहा था। तो महाराष्ट्र पर पूरा कब्जा करना था। तो महाराष्ट्र पर शिवाजी के वंशकुल का कब्जा था। तो शिवाजी के संतानों में लड़ाई लगाकर ये ब्राह्मण सेनापति था वहाँ। और हमारे लोगों की एक बहुत बड़ी एक मोह है कि हम जो कुछ भी काम करते हैं उसमें ब्राह्मण को रखते हैं। बुद्ध के काल में भी, अशोका के राज्य में भी ब्राह्मण की बड़ी चलती थी, वही सलाहकार होते थे। बुद्ध के राज्य में भी वही सलाहकार होते थे। ये जो हमारी जो गुप्ती रग है ना, ये हमारे लिए बड़ी खतरनाक थे। तो शिवाजी के राज्य में भी वही लोग था, ब्राह्मणों के प्रति सलाहकार वही थे। तो उन्होंने भाई भाई में लड़ाई लगा के उनमें अराजकता पैदा कर दी, सत्ता हत्या ली और फिर वो ब्राह्मणों की सत्ता हो गई सीधी और फिर उन्होंने अपने कानून लागू किए। तब ऐसे समाज के लोगों को पराजित करना था पेशवा को। तो अंग्रेजों को इसमें भी राज है, अंग्रेजों ने हमारी फौज क्यों बनी, इसकी ज़रूरत ये थी कि इन लोगों को हराने के लिए उनके जो दुश्मन है देश में उनको शामिल किया जाए सेना में, तो वो मारेंगे। नहीं तो यहाँ हिंदुत्व का राज है पूरे देश में, ब्राह्मणों को पराजित करने के लिए दूसरा कोई बैकवर्ड समाज का आदमी अधर्म मान के आएगा ही नहीं सेना में। और अगर बना भी देते ज़बरदस्ती तो इतना कट्टरता से नहीं लड़ेगा कि वो पराजित हो जाए, पेशवा को मारा गया। तो उन्होंने विचार किया, अंग्रेज बड़े बुद्धिमान थे, तो उन्होंने देखा कि इनके पेशवा राज में सबसे ज़्यादा पतित और अत्याचारित कौन लोग हैं, अत्याचार करने वाले, तो ये लोग हैं। उन्होंने उनको दाना डाला, उनको अवसर चाहिए था। हालांकि अंग्रेजों ने भी कोई बहुत बड़ा उत्थान नहीं किया उस लड़ाई जीतने के बाद। सत्ता तो शिवाजी के वंशजों को दी और उन्होंने हिंदू धर्म लागू कर दिया, ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों को मौका चाहिए था कि उनको कैसे मारे हम लोग, तो ये हो गए शामिल। और ये 500 लोगों को पहले टीम भेजी, उसमें शस्त्र दिया उन्होंने। इनके पास शस्त्र भी तो नहीं थे, उन्होंने दिया। लेकिन वो लोग जो भयभीत हो गए, पेशवा इसलिए भयभीत हो गए कि ये तो अंग्रेजों के साथ आ रहे हैं ना, अंग्रेज इसके पीछे दूसरी बटालियन आ रही है, फिर तीसरी बटालियन आ रही है, इससे भयभीत हो गए। तो मुश्किल से उसमें इधर के 22 लोग मरे और उधर से कुछ 200-400 लोग मिले, बाकी सब भीतर हो गए, पता नहीं चला शाम तक। तो ये लड़ाई का ही संक्षिप्त वर्णन है। हालांकि उससे ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, केवल खंडी और झाड़ू टूटा। बाकी जो शासन है हिंदुओं का रहा, मराठों का रहा और उसके अंदर हिंदुत्व की जो कानून कायदे या मनुस्मृति चालू थी।
बस यही कहना था। और लेकिन अब आया ये, अभी उसका भी सफाया करना है हमें। अभी हम लोग जो ये कर रहे हैं ना, इससे उसका भी सफाया हो जाएगा। और एक बड़ी आनंद की बात है, जिन लोगों के अधीन हमारा जो उस समय के शेड्यूल कास्ट के लोग त्रस्त थे, अत्याचार हो रहे थे, वो लोग भी धर्मांतर हुए बड़े पैमाने पर, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि हम बैकवर्ड हैं। और वहाँ के जो कुर्मी जाति के लोग हैं वो उन्होंने अपने संघ बनाए और वो दीक्षा भूमि जाते स्वतः अपने लोगों का धर्मांतर करवा रहे हैं। इसलिए हमारा क्रोध खत्म हो गया। दूसरा बात, हमारा क्रोध इसलिए खत्म हुआ कि शिवाजी महाराज के वंशज जो छत्रपति साहू महाराज, ये राजवंश से होते हुए अन्य राजाओं से भिन्न थे और उन्होंने हमारे उद्धार का रास्ता तैयार किया। इसी वजह से उस जाति ने हमारे ऊपर जो अत्याचार भी किए ना, हम उसको भुला रहे, क्योंकि वो जो महापुरुष है उसके उपकार उनके मानना है, वो हमारा भगवान है। इसी वजह से शांतिता आ रही है। और कांशीराम ने तो शांततामय मार्ग का अवलंबन ही किया। थोड़ी थोड़ी गर्माहट होनी चाहिए, शांति से सारा मिट जाएगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे हम जानेंगे। शाम हो रहा है, बस शॉर्ट में हम जानेंगे इनसे कि आखिर में कहीं ना कहीं भारत में जो अभी संगठन का नाम भी बहुजन महासभा है, और बहुजन के नाम पर कहीं ना कहीं जो जब कांशीराम साहब के समय से ही हम जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि बहुजन के नाम पर ओबीसी के लोग कट रहे हैं, क्योंकि समझ उनको नहीं है कि बहुजन का मतलब क्या है। ये बहुजन शब्द का मतलब क्या है, असल में हम सर से हम जानेंगे कि बहुजन का मतलब क्या है। क्यों ओबीसी के लोग बहुजन का मतलब नहीं समझ रहे हैं। लोग समझते हैं कि बहुजन का मतलब चमार जाति होता है, शेड्यूल कास्ट होता है, और इससे दूर कहीं ना कहीं होते रहे हैं अभी तक, और बहुजन का मतलब नहीं समझे। बहुजन किनका नाम दिया हुआ है ये भी जानेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अपना परिचय दें। मैं नरसिंह द्रविड़वंशी और द्रविड़ महासंघ का मैं महासंघाचार्य हूँ। सर, हम आपसे जानेंगे कि आखिर में जो बहुजन जो शब्द है वो किनका दिया हुआ है, और क्यों ओबीसी के लोग जो है क्यों बहुजन के नाम पर कहीं ना कहीं बाएं तिरछी कर रहे हैं, और सिर्फ शेड्यूल कास्ट को चमार जाति के जाति से जोड़ते हैं कि वो चमार जाति, बहुजन मतलब चमार, ऐसा क्यों? दरअसल बहुजन शब्द तो तथागत बुद्ध ने दिया, और उसके बाद जो है कि धीरे धीरे ये जो षड्यंत्रकारी मनुवाद के जो वेद ग्रंथ है, इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो वर्ण व्यवस्था तैयार किया, और उसके बाद उस वर्ण व्यवस्था के बाद जो है कि शूद्रों में भी जातियां बना दी, और वो जातियां सीढ़ी दर सीढ़ी, एक दूसरे से ऊंचा, एक दूसरे से ऊंचा, या यूँ पहले कि एक दूसरे से नीचा, इस तरीके का ऊंचे नीचे का जो इनमें भेदभाव पैदा कर दिया उन लोगों ने। तो जिनसे थोड़ा सा कम भेदभाव वो करते थे, उनको तो अपने घरों में काम करा लेते थे, और जिन लोगों से जो स्वाभिमानी लोग थे, तो इनके जो गुलामी बिल्कुल नहीं मानने वाले थे, तो उन लोगों को इन्होंने बिल्कुल अछूत कहा, और ये लोग बाहर बाहर रहे। तो वहाँ पे जो मनुवादी व्यवस्था में जो षड्यंत्रकारी जो इनके वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था है, उसके द्वारा थोड़ा थोड़ा जो कि ये लोग अपने आप को समझते हैं जैसे कि हम उससे ऊंचे हैं, हम उससे ऊंचे हैं, वो हमसे थोड़ा नीचे है। तो ये इस तरीके के जो सोपान बने हैं, जातीय सोपान, इसका जो कि बड़ा इफेक्ट है, और ये इतना जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता है। और रही बात जो बहुजन को चमार समझने की गलत जो अवधारणा है, ये गलत अवधारणा इसलिए हुई है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब इतिहास को देखते हैं तो इतिहास ये बताता है कि तमाम सारे जो है कि इस वर्ण व्यवस्था से और शोषणकारी जो षड्यंत्र है, इनसे लड़ाई लड़ने का काम करने वाले मैक्सिमम लोग जो कि चमार जाति से ही रहे हैं, चाहे वो महार कहे जा रहे हों, चाहे मौर्य कहे जा रहे हों, चाहे कुछ भी कहे जा रहे हो। इतिहास ही बताता है कि मौर्य सम्राट भी चमार थे, और इसके बाद जो है कि बाबा साहब भी महार थे, और महारों की रेजिमेंट थी। इसके बाद जो कांशीराम साहब आए, ये भी जो है कि वहाँ के जो है कि पंजाब से हैं, लेकिन उनको भी वहाँ पे जो है कि रविदासिया कहा जाता है। तो इस तरीके से तमाम सारे जो आंदोलनकारी लोग हुए हैं, तो मैक्सिमम लोगों की जो संख्या है, ये चाहे चमारों की कह लीजिए, महारों की कर लीजिए, या जो मौर्यों की कह लीजिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए लोगों की जो कि अवधारणा थोड़ी सी गलत हो जाती है, जबकि जितने लोग जो समझदार हुए हैं, जिनको इन सब चीज़ों के बारे में समझ आई है, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, चाहे पेरियार ललई सिंह यादव हो, चाहे जो है कि जगदेव प्रसाद जी हों, और इस तरीके से तमाम सारे जो महापुरुष हैं, जिनको समझ में आ गया कि नहीं, हम वास्तव में जो है कि तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर तक
जिन लोगों ने जो समाज के लिए संघर्ष किया, समाज की उन्नति के लिए, समाज की तरक्की के लिए, समाज के लोगों के मान सम्मान के लिए, तो उनको जब समझ आ गई तो उन्होंने उस व्यवस्था के खिलाफ जो है कि अपनी आवाज़ उठाई, बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे काम किए। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आज के दौर में भी जो कि चौधरी विकास पटेल जी हैं, लक्ष्मण यादव जी हैं, तमाम सारे साथी हैं जो कि समाज में लगातार जन जागृति का काम कर रहे हैं। और ये ज़रूर है कि थोड़ा ये काम स्लो हो रहा है, हम लोग उस काम को थोड़ा तेज़ करना चाहते हैं। और उस काम को तेज़ करने के लिए जो द्रविड़ महासंघ का जो अभियान है, इस अभियान में ऐसा है कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये सारी की सारी जो ब्राह्मणवादी मनवादी जो वर्ण व्यवस्था है, इसको छोड़ करके जो हमारा पुराना इतिहास है, पुरातन इतिहास जो हमारा है, वो द्रविड़ वंश का है। हम सारे के सारे द्रविड़ वंशी हैं, इस भारत के मूल निवासी हैं। तो हमारी सिर्फ एक अवधारणा है, हम द्रविड़ वंशी हैं और हम द्रविड़ वंशी ही रहेंगे। और जितने भी हैं सारी जातियों का जो स्थापना करके केवल द्रविड़ वंशी बन करके पूरे देश के जितने भी द्रविड़ वंश के लोग हैं, इस देश के जो मूल निवासी हैं, उनको सबको एकजुट करके इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के षड्यंत्रों को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, ताकि जो हम द्रविड़ वंश के माध्यम से अपना जो स्थापना कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम अपने अलग अलग जो है कि द्रविड़ द्वारे बनाएंगे, अपने तमाम सारे संस्कार कराएंगे। हमारे साथ में ये जो आप देख रहे हैं नीली टोपी नीली पगड़ी के लोग जो हैं, तो इस तरीके से जो हमारे ये द्रविड़ वंश के श्रेष्ठी लोग हैं, ये समाज में संस्कार कराने के लिए, तमाम सारे और प्रचार कार्य करने के लिए इन लोगों को तैयार किया जा रहा है। और ये हम लोग जो कि इसका पूरी तरह से जो है कि जो द्रविड़ वंश की एकता है उसको स्थापित करने में एक दिन कामयाब होंगे। इन्हीं बातों के साथ जो है मैं आपको और सभी साथियों को जो जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, मैं कहना चाहूँगा जो ये प्रोग्राम रखा गया है, आप देख सकते हैं इनके द्वारा कहीं ना कहीं जो बेतिया है, बेतिया में काफ़ी जागृति हो रहा है। आप मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा, ये लाइव प्रोग्राम चला था जो आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे, झांकियाँ लेकर के भी आए थे। आगे मैं कहना चाहूँगा जो सर ने कहा कि बुद्ध जो कहीं ना कहीं कहे, बहुजन का जो शब्द दिए वो बुद्ध का दिया हुआ है। आगे मैं कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जब वीडियो वेरीफाई करते हैं तो चैनल पर आकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।